नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम बात करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी उम्र बेहद कम है, लेकिन लेखन में उनका कद उतना ही बड़ा है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, और इन्होंने ये पेशे से एक शिक्षिका हैं। इन्होंने डबल एमए, बीएड और पीएचडी की हुई है। हाल ही में इन्हें हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा नवरत्न काव्य चेतना सम्मान भी मिल चुका है, और इसके साथ ही अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से इन्हें अनेकों सम्मान मिल चुके हैं, और ये काफ़ी सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काव्य पाठ भी कर चुकी हैं। साथ ही दूरदर्शन, आकाशवाणी और भी टीवी चैनल्स पर इनकी रचनाओं का प्रसारण होता ही रहता है। तो मैम के लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी कि आप तो एक पारस हैं, आप तो एक पारस हैं जो लोहे को सोना करते हैं। क्योंकि मैम एक टीचर हैं, तो बिल्कुल मैम लोहे को सोना करती हैं। तो आप तो एक पारस हैं जो लोहे को सोना करती हैं, कुशल शिल्पी से ही पत्थर सुगढ़ मूरत में ढलते हैं। आप आए मिली सोहबत हमारा भाग्य है, आप आए मिली सोहबत हमारा भाग्य है अभिनंदन यहाँ आपका हम स्वागत करते हैं, है अभिनंदन यहाँ हम आपका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर वंदना मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत 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 आभार गरिमा जी, और बहुत ही प्यारा सा धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। और पिछले कई दिनों से देख ही रही थी मैं, बहुत बहुत आभार। और आज मेरे लिए भी ये सुखद क्षण, सुखद पल है कि आपसे मिलना हो पाया, आपसे बात हो पा रही है जी। तो मैम, जैसे कि अभी आपकी उम्र इतनी कम है, लेकिन आपने लेखन, बहुत उम्दा लेखन आपने किया है, आपको बहुत सारे सम्मान आपको मिल चुके हैं, और जैसा कि हम आपके पटल पर देखते भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैम ये जानना चाहूँगी कि आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई? जी गरिमा जी, साहित्य मुझे ये कहिए कि विरासत में मिला एक तरह से। मेरे पिताजी कवि हैं, कवि थे, पिताजी अब नहीं है मेरे। श्री हरिशंकर, स्वर्गीय श्री हरिशंकर श्रीवास्तव पथिक जी, और मेरे चाचा जी मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल जी अभी भी हास्य कवि हैं। मंचों पे बहुत ही डिमांड रहती है उनकी। तो बचपन से गरिमा जी होता ना कि जब हम जिस माहौल में पले बढ़े होते हैं, तो बचपन से डैडी को मैं लिखते हुए देखती थी। कुछ भी होता था तो वो उसको पंक्तिबद्ध करते थे। चाचा जी को मंचों पर देखती थी, तो एक बचपन से ही एक मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी मंच पे कभी ऐसा बोलने का अवसर प्राप्त, और मैं उनसे जिद कर लेती थी, चाचा ये मुझे भी बोलना है। तो अक्सर जो मंच चाचा जी के होते थे तो बोलते थे ठीक है चल, बिल्कुल लास्ट में मैं तुम्हें मौका दे दूंगा या अवसर दे दूंगा, या मेरी जिद को समझ के वो बिल्कुल अंत में जब कार्यक्रम समापन की ओर होता था, तो वहां से ये कहिए एक साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई। और जैसा भी थोड़ा बहुत तुकबंदी कुछ भी हम लोग करते थे, और उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी साहित्य में आऊंगी, ऐसा ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन फिर धीरे 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 जब मैं बड़ी हुई, मैं कॉलेज में मैं पंक्तियाँ सुनाती रहती थी, स्कूल में सुनाती रहती थी, लोग पसंद भी करते थे किसी भी विषय पर। और फिर धीरे धीरे जब जॉब में आई, तो उसके बाद कई लोगों ने सलाह दी कि नहीं, आपको जो है सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, यदि आप लिखती है तो। और लोग, और जब से ये सोशल मीडिया से हम जुड़े, तो बस ये है, एक मंच से दूसरे मंच पर लोगों का प्रोत्साहन मिला। किसी की एक टिप्पणी भी मुझे बहुत अंदर तक मुझे प्रोत्साहित कर जाती थी कि शायद मैंने कुछ अच्छा लिखा है। और बस वही है कि धीरे 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 आज बहुत सफल हो गए, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जितना भी है संतुष्टि है कि हाँ, हम साहित्य के क्षेत्र में माँ हिंदी के लिए हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं जी। बिल्कुल।
बहुत अच्छा है और जहाँ तक आप पहुँची हैं वो हम सबके सामने ही है। और आप भले ही आपका बड़प्पन है कि आप नहीं मानती कि आप सफल हैं, लेकिन बिल्कुल आपने जो सम्मान आपको मिले हैं, जिन आपकी कविताएं ही आपकी सफलता बयां करती हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपकी पहली कविता आपने कब लिखी? एकदम बिल्कुल बचपन से यदि मैं कहूँ तो ऐसे तो महात्मा गांधी जी पर और मंचों पर प्रस्तुति देती रही मैं बचपन में। लेकिन एक कविता मैं यदि मैं कहूँ कि मुझे लगा कि कुछ मैंने बिल्कुल हटके लिख दिया और अपनी उम्र से परे लिख दिया, तो वो कक्षा 9 की एक कविता मुझे याद आती है कि उसको मैंने उर्दू के लहजे पे लिखा था, क्योंकि तब हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी समझ में आता था लिख देते थे। कि शर्म से जो हमने निगाहें झुकाई, एक पति पत्नी, जो हम लोग टीवी सीरियल्स देखते रहते हैं, नाटक देखते रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि शक कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो उस पर वो पंक्तियां थी कि शर्म से जो हमने निगाहें झुकाई, वो समझे कि हम तो खफा हो गए हैं, झटक के जो हमने दामन छुड़ाया, वो समझे कि हम बेवफा हो गए हैं। तो ये कुछ पंक्तियां, न वो हमको समझे ना हम उनको समझे, कई शाम यूं ही गुजरती रही, वक्त कटता रहा हम बूढ़े हो चले, जिंदगानी बस यूं ही चलती रही, मौत हमको मिली और जनाजा उठा, वो हमें छोड़ अपने निकाह हो गए हैं, झटक के जो हमने। तो ये टीवी सीरियल्स वगैरह देख करके आए हुए भाव थे। तो और मुझे लगा कि कुछ अलग मैंने लिख दिया, बिल्कुल जो उस उम्र में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पंक्तियां थोड़ी सी मुझे अलग लगी। और ऐसे गुरुओं पे कि होता ना गुरु इस धरती पर, तो मानव जीवन क्या होता, ना होता कोई धर्म यहाँ, ना होती कोई सभ्यता। तो ये अलग अलग मंचों की परफॉर्मेंस थी। तो जी, ये पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बहुत उम्दा, तो आपने प्रारंभिक शुरुआत से ही बड़ा लेखन। अच्छा लिखा। और जो कि शायद उस उम्र, जो एक उम्र वो टीनेज होती है, तो उस दौर में वो वैसे ही इतनी सारी एक रिबेलियस सी एज होती है, लेकिन उस दौर में आप इस तरीके का सोच पा रही थी, आप लिख पा रही थी, तो एक बहुत ही बढ़िया सी बात है। तो आप जैसे कि पेशे से एक शिक्षिका हैं और जी एक टाइम डिमांडिंग जॉब होती है, इसमें बहुत समय की जो है मांग होती है, आपके एफर्ट्स, आपको बहुत ज़्यादा इसमें काम करना पड़ता है। उसके बाद आपका परिवार भी है, आप पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाती हैं और फिर लेखन भी करती हैं। तो इस सब में आप सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ये प्रश्न कभी 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 मैं भी अपने आप से पूछ लेती हूँ, लेकिन साहित्य क्या है ना कि एक साहित्य के रूप में मुझे अपने आप में एक मित्र सा मिल गया है। तो जो लिखना होता है वो हम लोग रसोई घर में करते हैं, रसोई घर में हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और कोई भाव चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी हम डाल रहे हैं या आटा गूंथ रहे हैं, तो अचानक ही थोड़ी देर काव्य पाठ भी करने लगे, बच्चे हंसने भी लगते हैं उस चीज को देख करके। लेकिन वो साहित्य के रूप में एक मित्र जैसे मेरे अंदर है। और कभी भी मैं कभी एकाकी होती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं खाली समय या मेरा ऐसा व्यतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग खोए रहते हैं, या तो दूसरों की रचनाओं में दूसरे रचनाकारों को हम पढ़ते रहते हैं, या फिर अपने ही भावों को पिरोते रहते हैं। तो ये है कि बस वही जो समय हम लोगों को बीच बीच में मिल पाता है, अ, तो उसी में ये सृजन कार्य होता रहता है। जी बिल्कुल। तो वंदना जी, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, परिवार में मेरे परिवार में पूरा संयुक्त परिवार है। इस समय सास नहीं है मेरी। अ, मम्मी जो बहुत प्यार करती थी मुझे। यदि मैं ससुराल की बात बता रही हूँ, ससुर जी हैं और जेठ जेठानी जी हैं, बच्चे हैं दो, बेटा है, एक बेटी है, वान्या है, बेटा ओमांश है, पति है। और पति मतलब एक सच्चे मित्र कि जिनका सहयोग मुझे मिलता है। मैं नहीं उम्मीद कर पा रही थी कि विवाह के बाद भी कभी ऐसा साहित्यिक हम लोग इतनी यात्राएं कर पाएंगे और साहित्य के क्षेत्र में आगे जा पाएंगे। और उनका बहुत विशेष योगदान रहता है। यद्यपि वो साहित्य में उनकी रुचि नहीं रहती, मतलब साहित्यिक कविताओं में, लेकिन मेरे कारण, मेरी रुचि के कारण वो हर समय उनका साथ मेरे साथ रहता है। और मैके की बात करूं तो भाई भाभी, मेरी दीदी, जीजा जी,
माँ पिताजी नहीं रहे, तो जी, ये परिवार। तो आपके लेखन कार्य में, आपकी साहित्यिक यात्रा में आपके परिवार ने आपका कितना सहयोग किया? प्रोत्साहन बचपन से परिवार के ही कारण मुझे मिलता रहा, क्योंकि मैं जब मेरी बड़ी दीदी मुझे बहुत स्नेह करती थी और वो भी कविताएं लिखती हैं, अर्चना श्रीवास्तव जी, तो वो भी अ, जब मैं कुछ लिखती थी तो उन्हें अच्छा लगता था, वो बोलती थी कि नहीं हाँ बहुत अच्छा लिखा, सुनती थी मेरी रचनाएं। चाचा जी का बहुत सहयोग रहा, मैंने जैसे अभी बताया। डैडी बहुत मेरी रचनाओं के प्रशंसक थे। मैं जब भी विवाह के बाद भी जब मैं घर पहुंचती थी तो पहला प्रश्न उनका यही होता था कि बेटा आपने कुछ नया लिखा है या नहीं लिखा है। तो परिवार के कारण है कि जिसके कारण धीरे 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 उनके प्रोत्साहन के कारण मैं लिख पाई। मुझे कुछ भी लिखा, जैसा भी लिखा था, उन्होंने प्रोत्साहित किया कि नहीं बहुत अच्छा लिखा और बोलना चाहिए, तो जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और अब इसी बात पर आप एक अपनी कोई प्यारी सी रचना आप सुना दीजिए। जी जी हाँ बिल्कुल। एक रचना शुरुआत करते हैं। प्रारंभ मैं प्रायः मार्मिक या करुण रचनाएं लिखती थी प्रारंभ में, बीच में मैंने श्रृंगार भी लिखा। लेकिन एक रचना जो मन के बहुत करीब है और एक साहित्यकार जो क्या चाहता है दुनिया से जाने के बाद भी वो पढ़ा जाए, जाना जाए। पढ़ रही हूँ वेदना का गीत अंतिम, पढ़ रही हूँ वेदना का गीत अंतिम, यदि कहीं मैं खो भी जाऊं तो भी मुझको ढूंढ लेना। पढ़ रही हूँ वेदना का गीत अंतिम, यदि कहीं मैं खो भी जाऊं तो भी मुझको ढूंढ लेना। बचपने का एक घरौंदा ढूंढता है आज ये मन, बचपने का एक घरौंदा ढूंढता है आज ये मन, जिसमें सपनों की एक गुड़िया हाथ से अपनी सजाती। ताव दे मूंछों पे अपनी नाच का नन्हा सा गुड्डा, संग उसके नाचते नन्हे नन्हे से बराती। एक कहानी कह रही हूँ, एक कहानी पढ़ रही हूँ, एक कहानी कह रही हूँ, एक कहानी लिख रही हूँ। यदि कहानी कहते कहते, यदि कहानी लिखते लिखते मैं कहानी खो भी जाऊं तो भी मुझको ढूंढ लेना। पढ़ रही हूँ वेदना का गीत अंतिम, यदि कहीं मैं खो भी जाऊं तो भी मुझको ढूंढ लेना। फिर से जीना चाहती हूँ यौवन के उन पलों को, जब सकल संसार ही मुझको अनोखा लग रहा था। फिर से जीना चाहती हूँ यौवन के उन पलों को, जब सकल संसार ही मुझको अनोखा लग रहा था। बात करती थी गगन से हाथ की ये चूड़ियां भी, और अलौकिक सा मुझे श्रृंगार मेरा दिख रहा था। स्वप्न नया गढ़ रही हूँ, स्वप्न नया पढ़ रही हूँ, स्वप्न नया गढ़ रही हूँ, स्वप्न नया पढ़ रही हूँ। यदि स्वप्न को पढ़ते पढ़ते, यदि स्वप्न को गढ़ते गढ़ते मैं स्वप्न खो भी जाऊं तो भी मुझको ढूंढ ले। पढ़ रही बहुत खूब, हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब सच में आपकी स्तर जो है वो आपकी रचनाओं में दिखता है। तो बहुत ही प्यारी सी आपने रचनाएं जैसे सुनाई हैं, और मैंने वैसे भी आपको पर्सनली सुना हुआ है, तो मैं तो तब से आपकी फ़ैन हूँ। तो उसके साथ ही अब मैं मतलब हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो रचनाएं हैं उनका मुख्य विषय, जैसे एक स्पेशलिटी होती है हर एक कवि की, जी जी जी। राइटर की, लेखक की, कि आपने आपका जो मुख्य विषय रहा है आपकी रचनाओं का, वो क्या रहा है? मेरी रचनाओं का मुख्य विषय नारी मन है। नारी अ, हर रूप में, कभी वो शहीद की पत्नी के रूप में बन के अपनी बात रखती है, कभी नवविवाहिता के दर्द को मैंने लिखने का प्रयास किया है, पीहर की पीड़ दर्शाने का प्रयास किया है, कभी नारी के दिव्य रूप को पढ़ने का प्रयास किया है। तो मेरी रचनाओं का मुख्य आधार नारी मन ही होता है, और एक नारी अलग अलग भूमिकाओं में स्वयं को कैसा पाती है वो मैंने लिखने और कहने का प्रयास किया है। अभी आपकी एक रचना, मैंने एक कविता आपकी सुनी थी जो जिसके लिए श्री पवार जी ने भी आपको बहुत प्रोत्साहन दिया, उन्होंने बहुत शाबाशी दी, और साथ में अनामिका जैन जो हैं उन्होंने भी आपको बिल्कुल बहुत आपका सम्मान किया इसके लिए। वो शायद शहीद की जो पत्नी थी उसके ऊपर थी।
तो मैं चाहूंगी वो हमारे व्यूअर्स को वो रचना आप सुनाएं। वो जी, वो रचना शहीद के पत्नी नव विवाहिता के शब्दों में है। और एक दृश्य जो मुझे दिखा उसको मैंने पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। जी। शब्दों से चित्र खींचती हूँ आपके मध्य। दूर सरहद पर कहीं भारत माँ का एक लाल शहीद होता है। उसका शव पूरे मान और सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव लाया जा रहा है, जहां पर उसकी नव विवाहिता 16 श्रृंगार कर अपने साजन का इंतजार कर रही है। उसके पास सखियां पहुंचती हैं और कहती हैं, ये चूड़ी, ये कंगन, ये झुमके, ये बिंदिया, ये लहंगा, ये चूनर, ये मेहंदी, महावर अब तुम्हारे नहीं, तुम्हारा सुहाग नहीं रहा, इसलिए इन्हें हटा दो। ऐसे में घर की आंगन से, घूंघट की आड़ से उस नव विवाहिता के क्या स्वर हैं। हमने इतिहास पढ़ा है, बड़े बड़े नाम पढ़े हैं, लेकिन हम जानते हैं हर सदी, हर दशक, हर युग में चौका चूल्हा करते हुए घर के आंगन से भी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति निभाई गई है। उसी का एक चित्रण आपके समक्ष कर रही हूँ। हमारी माओं के क्या स्वर हैं घूंघट की आड़ से। वो कहती है कि 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी। 3 रंग का सिंदूर मेरी मांग सजा दो आज सखी। सुना है साजन नाच तिरंगा ओढ़ के आने वाले। गाजे बाजे कितने सैनिक, गांव ही पूरा बराती होगा। गाजे बाजे कितने सैनिक, गांव ही पूरा बराती होगा। सुना है सबके सब भी हमको आज मिलाने वाले हैं। 3 रंग का सिंदूर। तोड़ो ना इन चूड़ियों को, तोड़ो ना इन चूड़ियों को, इन्हें तिरंगी कर डालो। तोड़ो ना इन चूड़ियों को, इन्हें तिरंगी कर डालो। सुना है पल भर के ही लिए वो इन्हें खनकाने वाले हैं। सुना है पल भर के ही लिए वो इन्हें खनकाने वाले हैं। घूंघट में छिप कर के कभी, मिलन के रात की स्मृतियां रखती हूँ। घूंघट में छिप कर के कभी उन्हें रिझाया था मैंने। आज तिरंगे में छिप कर वो मुझे रिझाने वाले हैं। आज तिरंगे में छिप कर वो मुझे रिझाने वाले हैं। एक तिरंगी चूनर लाओ, पूरा अपना श्रृंगार करूं। 3 रंग के बिछुए पायल की झमझम झनकार करूं। एक तिरंगी बेंदी, एक तिरंगी बेंदी मेरे माथ लगा दो आज सखी। एक तिरंगी बेंदी मेरे माथ लगा दो आज सखी। आज तिरंगा बनकर हम उनमें समाने वाले हैं। आज तिरंगा बन करके हम उनमें समाने वाले हैं। 3 रंग की मेहंदी मेरे हाथ हथेली पोरों में। 3 रंग का लहंगा चोली और महावर पैरों में। 3 रंग की डोली में, 3 रंग की डोली में मुझे आज बिठा दो सुनो सखी। सुना है साजन नाच तिरंगे रथ पे आने वाले हैं। सुना है साजन नाच तिरंगे रथ पे आने वाले हैं। और वो कहती है कि राधा मीरा रुक्मणी सीता सबकी भाग्य विरही था। राधा मीरा रुक्मणी सीता सबकी भाग्य विरही था। मैं भी इन विरहा के आंसू खामोशी से पी लूंगी। बस एक झलक अपने मोहन की नैनों बीच बसा लो जरा। बस एक झलक अपने मोहन की नैनों बीच बसा लो जरा। फिर उस पल को ही 100 साल समझकर जीवन जी लूंगी। एक तिरंगी वरमाला, एक तिरंगी वरमाला हमें साथ पहना दो आज सखी। सुना है साजन भारत माता गोद समाने वाले हैं। और अंत में वो कहती है कि घूंघट की आड़ से हम जानते हैं कि युगों युगों से राष्ट्रभक्ति निभाई गई है। वो कहती है कि मैंने भी बलिदान दिया है, मैंने भी बलिदान दिया है चौखट में खामोशी से। मैंने भी बलिदान दिया है चौखट में खामोशी से। देश को अपना प्राण दिया है घूंघट में खामोशी से। देश को अपना प्राण दिया है घूंघट में खामोशी से। एक तिरंगा हाथों में, एक तिरंगा हाथों में, एक तिरंगा हाथों में मुझे आज थमा दो सुनो सखी। हम भी जनगण मन का गुंजित गान सुनाने वाले हैं। हम भी जनगण मन का
जय जय भारत, जय। जय भारत। मतलब इतनी उम्दा रचना की रोंगटे खड़े हो गए। ये मैंने जब पहली बार सुनी थी तब भी मतलब मैं इतनी रोमांचित हो गया अंग अंग बिल्कुल। और अभी भी वही एक भावना आ रही है। और बिल्कुल शहीद की जो विधवाएं होती हैं, वीरांगनाएं होती हैं, वो भी एक बलिदान देती हैं। वो घर पर रहकर ही देशभक्ति कर रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने उनकी भावनाओं को लेकर बहुत प्यारी ही कविता लिखी है। तो आगे हम जानना चाहेंगे, आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, तो जी जी। हाँ, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसके अंदर मतलब आपने किन किन भावनाओं को समाहित किया है, किस प्रकार की रचनाओं को समाहित किया है। एक वैसे मेरे साझा संग्रह साहित्य मेरी जो, यदि मैं अपनी साहित्यिक यात्रा की बात करूं तो जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया से मैं जुड़ी। महफिल आपकी मेरा प्रथम समूह था, उसके बाद हम साहित्य संगम संस्थान से जुड़े और साहित्य संगम संस्थान बहुत ही नए लेखकों का बहुत ही ऊर्जावान एक साहित्यिक समूह है और आज भी निरंतर कार्य कर रहा है। तो वहां से मेरी पुस्तकें प्रकाशित होना प्रारंभ हुई, जिसमें पहला साझा संग्रह था एक पृष्ठ मेरा भी, और उसके बाद मेरी एक स्वयं की एक पुस्तक आई, एक वेदना अंतर्मन की। तो ये मेरी पुस्तकें थी और इसमें नाट्य मन से संबंधित थी रचनाएं कि जब भी किसी भी भूमिका में मैं स्वयं अपने आप को खड़ा पाक करके उसको लिखने का प्रयास करती हूँ कि एक नारी, एक मन वहां से खड़े होकर क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है, क्या पीर है, क्या संवेदना है। जी, बस उसी को शब्द देने का प्रयास रहता है। बिल्कुल, बहुत। और इस पुस्तक में से ऐसी कोई रचना जो आपकी बेहद पसंदीदा हो या आपके दिल के बहुत पास हो। इस पुस्तक में हाँ बहुत रचनाएं हैं। इस पुस्तक से संबंधित एक रचना सुनाती हूँ मैं, जो एक वृद्धावस्था पे जिसमें एक एक रचना रख रही हूँ आपके समूह, जो मुझे विशेष लगती है कि वृद्धावस्था का, जिसमें मैंने दर्द कहने का प्रयास किया था। एक स्त्री और पुरुष के दोनों की ही मन की बात मैंने कहने की प्रयास की थी। जब एक जीवन जीने के बाद एक अवधि ऐसी आती है जब पति पत्नी को ये पता है कि अब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हम उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं और हमें बिछड़ जाना है, तो उस पीर को मैं कहने का प्रयास करती हूँ। ऐसे में पति अपनी पत्नी को समझाता है और क्या दिलासा दिलाता है जीवन के उन पलों में, जीवन के अंतिम पलों में, कि मेरे कंपित हाथों में, मेरे कंपित हाथों में तुम अपनी हथेली धर देना, मेरे कंपित हाथों में तुम अपनी हथेली धर दो ना, 7 जन्म का एक वादा प्रीतम फिर से कर दो। जब पत्नी उदास हो जाती है कि अब तो हम अलग हो जाएंगे, वृद्धावस्था है, न जाने किस जन्म में हमको मिलना हो, तो ऐसे में पति उसे क्या ढांढस बंधाता है कि मेरे कंपित हाथों में तुम अपनी हथेली धर दो ना, 7 जन्म का एक वादा प्रीतम फिर से कर देना। मैं नायक तेरी कहानी का, मेरे सपनों की रानी तू, अब तक जिसको जीता आया वो सुंदर सी जिंदगानी, मेरी इस नीरस जीवन में प्रेम के रंग फिर भर दो ना, 7 जन्म का एक वादा प्रीतम फिर से कर दो ना। मन की स्मृति का वो पन्ना जब दुल्हन बन तुम आई थी, वो स्मृतियों में जाते हैं कि मन की स्मृति का वो पन्ना जब दुल्हन बन तुम आई थी, छम छम करती पायल तेरी मेरे आंगन में मुस्काई थी, छम छम करती पायल तेरी मेरी आंगन में मुस्काई थी, प्रेम की उन मधुर यादों से, कुछ नहीं है तो हमारे पास स्मृतियां तो हैं, प्रेम की उन मधुर यादों से मन को झंकृत कर दो ना, 7 जन्म का एक वादा प्रीतम फिर से कर दो ना।
याद है तुमको वो पल जब मुन्ना गोद में आया था, याद है तुमको वो पल जब मुन्ना गोद में आया था, बड़ी प्रेम से हम दोनों ने उत्सव नया मनाया था। यादों की उन रंगों से, कुछ नहीं है तो उन यादों को ही याद करके, यादों की उन रंगों से इस खालीपन को भर दो ना, 7 जन्म का एक वादा प्रीतम को फिर से कर दो ना। है झुर्री तेरे चेहरे पर, आंखों में मेरे धुंधलापन, है झुर्रियां तेरे चेहरे पर, आंखों में मेरे धुंधलापन, पर प्रेम में डूबा हुआ है हम दोनों का सुंदर मन। प्रेम के इस पावन बंधन को आज अमर तू कर दो ना, 7 जन्म का एक वादा। दिन शेष बचे अब जीवन के, बहुत बड़ी चिंता कि दिन शेष बचे अब जीवन के, या तुम पहले या मैं पहले, किसी एक को पहले जाना है। दिन शेष बचे अब जीवन के, या तुम पहले या मैं पहले, आओ बैठो पास मेरे, जो भी मन में है सब कह ले। आओ बैठो पास मेरे, जो भी मन में है सब कह ले। मेरे मन के भावों को तुम अपने प्रेम का स्वर दो ना, 7 जन्म का एक वादा प्रीतम फिर से कर। गर बंधन टूटे अपना तो, गर बंधन टूटे अपना तो, प्रीतम बिल्कुल घबराना ना। गर तुमसे पहले खो जाऊं तो पीछे को पछताना ना। शोर मत कर, गर दरवाजा बंधन बंद कर दो। टूटे अपना तो, प्रीतम बिल्कुल घबराना ना। तुमसे पहले खो जाऊं तो पीछे को पछताना ना। नश्वर तन है अमर आत्मा, नश्वर तन है अमर आत्मा, ये बात तुम मन में गढ़ लो ना, 7 जन्म का एक वादा प्रीतम फिर से कर दो ना। अस्थि कलश की राख सा जब गंगा में बहाया जाऊंगा, अब अस्थि कलश की राख सा जब गंगा में बहाया जाऊंगा, तेज उफनती लहरों में जब कड़कड़ मिलाया जाऊंगा, मेरे रंग के फूलों में, मेरे संग के फूलों में प्रिय प्रेम की तेरी महक होगी, मेरे संग के दियों में तेरे प्रेम की ही चमक होगी। प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, ये बात तुम मन में कर लो ना, 7 जन्म का प्रीतम फिर से। बहुत बहुत ही प्यारी रचना, सच में एक ऐसे भाव जो सोचकर डर लगता है। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं और जीवन साथी की बात आए तो बिल्कुल एक होता है, एक खौफ अंदर बैठा रहता है, लेकिन उन भावनाओं को आपने इतने बहुत ही सहज भाव में आपने व्यक्त किया है। बहुत ही प्यारी रचना है आपकी ये भी। तो आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से आपको सम्मान प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी जी गरिमा जी, जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा जो साहित्यिक यात्रा बचपन से लिख रहे थे, लेकिन कभी इस को हम कैरियर चुनेंगे या इस क्षेत्र में आएंगे ऐसा कभी उद्देश्य नहीं रहा। जब मैं सोशल मीडिया से जुड़ी तो उसके बाद महफिल आपकी मेरा प्रथम समूह था। उसके बाद साहित्य संगम संस्थान, नूतन साहित्य कुंज, और उसके बाद युगधारा फाउंडेशन, रचनाकार दिल्ली, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, भाषा सहोदरी का मंच, जयकांत जी का मंच, हम लोग मॉरिशस जिससे हम विदेश तक गए, और भारत विकास परिषद के मंच, दूरदर्शन आकाशवाणी से मैं जुड़ी जिसमें रचनाओं का लगातार प्रकाशन होता रहता है। तो उन्हीं के जो उन संस्थाओं में जो कार्यक्रम होते रहे उनमें मैं सम्मानित अपनी प्रस्तुति के आधार पर सम्मानित होती रही, और दूरदर्शन के भी मंच पे महिला दिवस पे मुझे सम्मानित किया जा चुका है। तो ये छोटी सी उपलब्धियां है जो साहित्यिक यात्रा करते करते साथ साथ जुड़ती जाती है। अभी आपको हिंदी साहित्य अकेडमी से एक नव जो है चेतना सम्मान भी मिला है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे व्यूअर्स को कुछ आप बताएं। हिंदी साहित्य अकादमी 9 कवियों के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच है, और जिसमें जो नए लेखक, जो युवा लेखक हैं, जो नए लेखक हैं, और उसमें जो मंचों पे स्थापित कवि हैं, उन दोनों का ही एक तरह से हम कहें संगम करता हुआ एक मंच रहता है।
और जिसमें आपको सुनने वाले बड़े-बड़े राइटर्स होते हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी, एक उपलब्धि थी कि हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा इसी 2 जुलाई को होने वाले 21 नव कवियों को चुना गया, और जिसमें से लखनऊ से मैं थी, और जिसमें नवरत्न काव्य चेतना सम्मान सब देना था। काव्य पाठ था हम लोगों का, डॉक्टर हरिओम पवार जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, अनामिका जैन अम्बर जी का, डॉक्टर अनामिका जैन अम्बर जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। और वो मंच मेरे लिए एक सपनों का मंच हो गया, क्योंकि पहली बार हम लोग काव्य पाठ कर रहे हैं, कई मंचों पर गए, लेकिन जब पहली बार आप किसी बड़े मंच पर जाकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं और वहां से आपको पहचान मिल जाती है, तो वो एक स्वप्न सा हो जाता है जीवन में, और एक वो स्वर्णिम पल बन के 2 जुलाई को मेरे जीवन में जुड़ता है। जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपको वहाँ पर एक अच्छा मंच मिला और आपको सभी का आशीर्वाद भी मिला। एक बहुत अच्छी-सी बात थी। इसके साथ ही आप और किन-किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं? हाँ, संस्थाएँ, अभी मैंने राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान के तहत मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। बाकी जो अभी संस्थाओं के मैंने नाम लिए कि साहित्य संगम संस्थान, युगधारा फाउंडेशन, रचनाकार दिल्ली, भाषा सहोदरी, भारत विकास परिषद में नियमित मेरी यहाँ प्रस्तुति होती है, और इस मंच की यदि मैं कहूँ कि मंचीय यात्रा का प्रारंभ भारत विकास परिषद के मंच से हो, क्योंकि वहाँ पे जो अध्यक्ष जी हैं बड़े ही स्नेह से लगातार मुझे बुलाते रहे, और बहुत ही वहाँ पे सुनने वाले बड़े-बड़े, कोई रिटायर्ड जज है, कोई बहुत बैंक मैनेजर है, मतलब एक बड़ी ऑडियंस होती है, अनुभवी ऑडियंस हमें मिलती है, और उनका प्रोत्साहन आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये संस्थाएं थी। जी। तो अभी तक भले ही आपकी उम्र कम रही है, लेकिन आपकी एक जो साहित्यिक यात्रा है, वो काफ़ी लंबी रही है। तो अब अपनी इस साहित्यिक यात्रा के दौरान जिसमें आपने पारिवारिक जो है ज़िम्मेदारियों को भी निभाया है, साथ ही आपकी जो आपका पेशा है, जैसे कि आप शिक्षिका हैं, वो सब भी आपने पूरी की है, आपने लेखन भी किया है। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा के दौरान ऐसा कुछ जो आपसे छूट गया हो, जिसके लिए आपको गिल्ट होता हो, आप फ़ील करते हो कि ये मुझसे छूट गया? साहित्यिक यात्राओं में तो ऐसा कोई भी अनुभव मेरा नहीं रहा कि कभी कुछ खोने का अभी तक मुझे एहसास हुआ हो, क्योंकि बस मुझे मैंने कहा कि कभी इस क्षेत्र में आने का या इसमें हम बहुत कुछ बड़ा कर ले जाएंगे, ऐसा कभी उद्देश्य नहीं रहा। तो जो भी मिला वो मुझे ये लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत कभी यदि मैं अभी तक अपना पूरा अपने आप को जज करूं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कुछ भी खोने का मुझे लगा हो, और हर मंच से जब भी जुड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नया मेरे साथ जुड़ गया, और साहित्यिक मंचों द्वारा, माँ हिंदी द्वारा मुझे लगातार कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में मिलता ही रहा। तो होने जैसा ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं। बिल्कुल, बहुत ही जी। अच्छी बात है कि आपने कुछ ना खोते हुए आपने ये पूरी यात्रा जो है अभी तक की वो आपने जारी रखी है। इसके साथ ही इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने आप ऐसी सीख जो आपको मिली, जो आपको ताउम्र याद रहेगी या जो आपकी लेखनी को जिसने और बेहतर बना दिया? हाँ जी, इस साहित्यिक यात्रा में या सभी के लिए, ये जो लोग भी सुनेंगे, एक सीख साहित्यकार के लिए बहुत 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 आवश्यक हो जाती है। जब हम नए राइटर होते हैं, नया नया लिखते हैं, तो सिर्फ हम अपने आप को ही जानते हैं, अपने आप को, मुझे लगता है कि अगर मैंने 2 पंक्तियां लिख दी तो मुझे लगता है बस वही सुनी जानी चाहिए और हमने ही लिखा है। लेकिन जब आप इस साहित्य में आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है साहित्य एक समुद्र है और बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तो पढ़ने की, दूसरों को सुनने की एक गंभीरता स्वयं में आना बहुत आवश्यक है कि किसी भी मंच पे, किसी भी कार्यक्रम पे यदि हम उपस्थित हों तो उद्देश्य केवल यही ना हो कि सिर्फ हमें प्रस्तुति देनी है, वरन ये उद्देश्य हमें साथ में रखना चाहिए जो हमारे अंदर बहुत कुछ जोड़ देता है कि हमें सबका ज्ञान, सबको सुन के सबका ज्ञान लेकर भी आना है, और जो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाएगी, दूसरों को सुनने का जितना ज्यादा अवसर प्राप्त हो सके। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ़ सुनाना ही नहीं, आपको सुनना भी आना चाहिए। अच्छे जी। के जी। लिए ये बिल्कुल
प्रगति की बात है, और उससे ही शायद मुझे लगता है थोड़ी अच्छा जो है एक इम्प्रूवमेंट हम जो जिसे कह सकते हैं वो आएगी। तो इसके जी। साथ ही अभी जैसे हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक कोई अच्छी सी आप एक कविता आप सुना दीजिए अपनी। हाँ, इसमें अ, प्रायः करोड़ रस की रचनाएं रखी हैं मेरे पास, और एक छोटी सी मैं विशा शिक्षा से संबंधित या अभी रक्षाबंधन आने वाला है, एक रचना जो मुझे मेरे मन के बहुत करीब है, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। सावन चल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि नारी मन को मैं पढ़ने या कहने का प्रयास करती हूँ, तो सावन अभी मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी थी कि उमड़ घुमड़ कर पूछे सावन, कोई मेरा अर्थ बताओ, एक दुल्हनिया बोल उठी, सावन मतलब माँ का घर। तो सावन आते ही कामकाजी महिलाएं हो या घर की महिलाएं हो, उनके मन में एक हलचल हो जाती है कि हम मैके जाएंगे, माँ से मिलेंगे और वो बचपन जी के आएंगे। लेकिन यदि पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि जब राखी जैसे विशेष त्योहार पर भी बहनें नहीं पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पाती हैं, तब उसमें एक नारी मन की क्या पीर है, वो अपने पति से क्या कहना चाहती है, वो मैं यहाँ सुनाती हूँ। वो कहती है, आ, अब ना रोको मुझको साजन, आज तो पीकर जाने दो। अब ना रोको मुझको साजन, आज तो पीहर जाने दो। बचपन के जिन लम्हों को कब से शायद जिया नहीं, बचपन के उन लम्हों को फिर से लौट तो आने दो। अब ना रोको मुझको साजन, आज तो पीहर जाने दो। बहुत बढ़िया। बचपन में जो मेरे निवाले छीन छीन कर खाता था, हाय की स्मृतियां कि बचपन में जो मेरे निवाले छीन छीन कर खाता था, मुझे पता है आज सुबह से भूखा बैठा होगा। बचपन में जो मेरे निवाले छीन छीन कर खाता था, मुझे पता है आज सुबह से भूखा बैठा होगा वो, जब तक राखी हाथ बंधे ना रूठा बैठा होगा वो। रोज तो पत्नी बनकर ही मैं हर लम्हे को जीती हूँ, रोज तो पत्नी बनकर ही मैं हर लम्हे को जीती हूँ। आज तो कुछ लम्हों के खातिर मुझे बहन बन जाने दो। अब ना रोको मुझको साजन। बचपन में तो चिपकू बनकर पीछे दौड़ा करता था, बचपन में तो चिपकू बनकर पीछे दौड़ा करता था। मेरी चूनर मुझी से लेके सर से ओढ़ा करता था। मेरी गुस्सा होने पे उसे फिर से मुझे मनाने दो। अब ना रोको मुझको साजन, आज तो पीकर जाने दो। बचपन में जो एक भी रुपया देने से कतराता था, अब पाई पाई जोड़कर मेरे गहने वो बनाता है। कभी हमें पायल, कभी नथ, कभी अंगूठियां मैके से मिलती रहती हैं कि बचपन में जो एक भी पाई देने से कतराता था, अब पाई पाई जोड़कर मेरे गहने वो बनवाता है। तरक लगाए कितने पर एक भेद ना जान सकी, हर त्योहार में मुझे पूछकर वो कैसा कर्ज चुकाता है। उसकी श्रद्धा का मुझको कुछ तो मोल चुकाने दो। अब ना रोको साजन। और अंतिम पंक्तियां वो कहती है कि आज अगर जो ना पहुंची तो माँ की आंखें नम होंगी। आज अगर जो आज त्योहार है और आज अगर जो ना पहुंची तो माँ की आंखें नम होंगी। बाबुल मुझको पूछेंगे, सखियां मुझको खोजेंगी, खाई की आंखों में पर बसी बरस पड़ेंगे यूं आंसू, उन बहते आंसू को मेरे हाथों में थम जाने दो। अब ना रोको मुझको साजन, आज तो पीकर जाने। जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, शादी के बाद स्त्रियां बहुत बंधन में हो जाती हैं, बिल्कुल, और अपने ही घर जाने के लिए बिल्कुल उन्हें इजाज़त लेनी होती है। उनके कहते हैं ना, मालिक बदल जाते हैं कहीं ना कहीं। जी। हम स्त्रियां कितनी ही स्वतंत्र हो जाएं, कितनी ही हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन कुछ बंदिशें हम पर शायद हमेशा रहती हैं और रहने भी वाली हैं। उन बंदिशों को हटने में अभी ना जाने कितना समय लगेगा। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही उम्दा कविता है। आपने बिल्कुल स्त्री मन, सच में ही नारी मन को एकदम आपने सामने लाकर रख दिया है। और ये ऐसी पीड़ा है, हम चाहे कहें ना, लेकिन अंदर ही अंदर होती ज़रूर है। तो अभी बिल्कुल हम अंत की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई संदेश आप देना चाहेंगी? ऐसी कुछ पंक्तियां जो आप उनके लिए कहना चाहें?
जी हाँ, बिल्कुल। संदेश जो भी अब तक मैंने जो भी साहित्य में सीखा है, वो है कि हमें समर्पण, कोई भी क्षेत्र पहले आपका समर्पण मांगता है, समय मांगता है, धैर्य मांगता है। और यदि वो हमारे अंदर है तो निश्चित धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम सफल जरूर होंगे, हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। बिल्कुल, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे अगर एफर्ट्स करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं अपनी स्वरचित चंद पंक्तियाँ आपके लिए कहना चाहूँगी कि मैंने कब कहा कि मैं लाजवाब हूँ। मैंने कब कहा कि मैं लाजवाब हूँ, न किसी के दिल का सुकून हूँ, न किसी का अधूरा ख्वाब हूँ। नहीं हसरत मुझे किसी की तमन्ना बनने की, नहीं हसरत मुझे किसी की तमन्ना बनने की। जिसने महकाया है ये गुलशन, हाँ मैं ही वो गुलाब हूँ, हाँ मैं ही वो गुलाब हूँ। तो आपके लिए बिल्कुल मैम ये चंद पंक्तियाँ जो हैं वो आप पर बिल्कुल जचती हैं, फिट बैठती हैं। तो अब क्योंकि दो स्त्रियां हैं और इनकी बातें कभी भी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब घड़ी की टिक टिक जो कह रही है तो हमें अपनी बातों को विराम देना होगा और अब विदा लेने का समय आ गया है। तो अब अपने व्यूअर्स से सबसे विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां पर हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ और जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जी का धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।